वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों। देखिए गाइस, हमने अपने लास्ट वीडियो में कितना कुछ कवर कर लिया था। हमने मेंडलीव लॉ, हमारे बाकी की 3 लॉ थे जो हमने कल डिस्कस करे थे। फर्स्ट था डोबेनियट राइट्स, ठीक है बेटा। सेकंड था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड थर्ड हमारा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी पढ़ लिया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। वो लॉ क्या कहता है बेटा कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वही पीरियोडिक फंक्शन होंगे उसके एटॉमिक मास के, ठीक है। जब एलिमेंट्स, तो बेटा एलिमेंट्स जब अरेंज करे गए पीरियड में, तो वो रिपीट होते थे रेगुलर इंटरवल पे। उस रिपीटिशन को हमने क्या बोला, नाम दिया था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में बेटा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले हैं, इसके मेंडलीव लॉ के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है बेटा कि मेंडलीव ने कितने नॉन एलिमेंट्स बनाए थे। बेटा पहला आपको ये कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि उन्होंने 63 नॉन एलिमेंट्स बनाए थे, ठीक है बेटा। देन उसके बाद बात क्या है कि इन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसके एटॉमिक मासेस को भी क्या किया था, एटॉमिक मासेस को भी क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहता है बेटा। पेन और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। साथ के साथ आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। सेकंड बेटा हमारा क्या कहता है, जो टेबल है वो क्या करता है, वर्टिकल कॉलम कंटेन करता है। जो मतलब वर्टिकल कॉलम है, टेबल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कॉलम्स थे। तो वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने क्या नाम से दिया, वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। देखिए इन्होंने कितना कुछ किया था बेटा, है ना। वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज जो थी बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, उसको क्या नाम दिया इन्होंने बेटा, पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स ऐसे, इनको क्या नाम दिया, ग्रुप्स। और जो ऐसे रोज थी बेटा हॉरिजॉन्टली, इन्हें क्या नाम दिया, पीरियड्स। समझ में आ गई इतनी बात। ये था आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बेटा। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो बेटा आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि ग्रुप 8 को के अलावा, मतलब एक्सेप्ट ग्रुप 8, ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। यानी सिर्फ 8 ग्रुप को छोड़ के, 8वें ग्रुप को छोड़ के बाकी के हर एक ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं, कितने ग्रुप होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था ना, ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं ना। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि आपके ग्रुप्स और पीरियड्स आपको ये क्या करने पड़ेंगे बेटा, याद रखने पड़ेंगे। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 8 ग्रुप को अलावा बाकी के जितने भी ग्रुप थे बेटा, वो किस में डिवाइड थे, ए और बी सब ग्रुप में, ठीक है। तो फोर्थ आपका क्या कहता है बेटा कि पीरियड 4th 5th 6th, ये जो फोर्थ था, 4th पीरियड, 5th पीरियड एंड 6th पीरियड, ये किस में डिवाइड थे, ये डिवाइड थे बेटा 2 सब सीरीज में डिवाइड थे, ये 2 सब सीरीज में डिवाइड थे, ठीक है। देन बेटा आपका नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की एक पर्टिकुलर पीरियड में, जो प्रॉपर्टीज थी ना एलिमेंट्स की, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में बनाई गई थी। शो रेगुलर ग्रेडेशन, मतलब इंक्रीज टू डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब एक पर्टिकुलर चीज बताई थी, या तो इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है या फिर लेफ्ट से राइट हो रही है, ठीक है। तो ये इनके 5 कैरेक्टरिस्टिक थे बेटा। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम इनके अचीवमेंट्स के बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया था, ठीक है। तो बेटा अब इनके अचीवमेंट्स देखते हैं कि इनके अचीवमेंट्स क्या थी। तो देखो बेटा, मेंडलीव ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने
ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया था। बाकी सारे उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स नहीं बनाए थे। केवल मेंडलीव ऐसे साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने क्या बनाए थे, ग्रुप्स एंड पीरियड्स को अरेंज किया था। तो इन्होंने काफी अच्छी कोशिश करी थी। इन्होंने हमारे पूरे उसमें वर्ल्ड में उसकी पीरियोडिक टेबल में हमारे ग्रुप्स और पीरियड की फाउंडेशन की थी। ठीक है, जिन्होंने यही फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने शुरुआत की थी ग्रुप्स और पीरियड्स की। ठीक है, मेंडलीव ने क्या करा बेटा, इन्हें गाइड किया गया दो फैक्टर से। इन्होंने दो फैक्टर से इसे गाइड किया कि कौन से दो फैक्टर हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या करा, उनके एटॉमिक मासेस को इंक्रीज कर दिया। दो फैक्टर हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बेटा सेकंड फैक्टर क्या करा उन्होंने कि एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। मतलब ग्रुप कर दिए, ग्रुपिंग कर दी एलिमेंट्स की जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज एक साथ होंगे। ठीक है, एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स having similar properties together। ठीक है बेटा, क्या करा, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने ग्रुपिंग करी एलिमेंट्स की जिनको मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी एक साथ थी, उन एलिमेंट को ग्रुप में कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने एटॉमिक मासेस में करेक्शन क्या किया था हम ये देखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो बेटा पीरियोडिक टेबल को हम प्रेडिक्ट एरर्स भी could predict errors in the atomic masses of elements based on their position in the table। क्या कहने का मतलब है, पीरियोडिक टेबल could predict errors। देखो मैं आपको बता देती हूँ, इससे लिख के बता देती हूँ कि क्या कह रहे हैं। पीरियोडिक टेबल मैंने पीटी लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। could predict errors in the atomic masses of elements based on, बेटा मेरे साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है, based on their positions in the table। लिखते चलिए मेरे साथ साथ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, positions in the table। देन है द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस यहाँ पे मैंने लिख रही हूँ एम करके, आपको पूरा लिखना है, ये एम पीएम वाला मत समझ लीजिएगा या पीटी वाला। ठीक है, द एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर करेक्टेड। अब बेटा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप ये देखिए, पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट एरर्स। यहाँ पे ये वर्ड है प्रेडिक्ट एरर्स। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि गलती, इससे मीनिंग है गलती। गलती हुई थी एटॉमिक मास में उनके एलिमेंट्स पे, उनकी बेस्ड पोजीशन पे। तो एटॉमिक मास में कुछ एलिमेंट्स के इन्होंने करेक्शन भी किए थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम का पुराना जो था वो 13.5 था एटॉमिक मास, और अब जो नया बना है वो 9 बन चुका है। उन्होंने करेक्शन किया था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ एग्जांपल करके, बेरिलियम, इसका पुराना ओल्ड क्या था बेटा, 13.5 था, और जो अब न्यू बनाए हैं बेटा वो क्या बना है, 9 बन गया था। तो बेरिलियम का अब जो एटॉमिक मास है वो क्या है
बेटा 9 है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, सभी ने नोट भी कर ली। अब हम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के प्रोडक्शन देखेंगे कि उन्होंने उसमें क्या करेक्शन किया था, जो मतलब जो एलिमेंट पता भी नहीं थे उनको कैसे उन्होंने करेक्शन कर दिया। भाई इन्होंने यहाँ गलती करी थी, अभी इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। पहले हम देख लेते हैं, ओके। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, बेटा जो पता भी नहीं थे उनकी इन्होंने गलती को करेक्ट कैसे कर दिया था, अब हम ये जानते हैं। ही प्रेडिक्टेड द अननोन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन द सेम ग्रुप। यानी उन्होंने गलती की थी, क्या मतलब गलती को सही करा था एलिमेंट अननोन एलिमेंट्स को किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बेस पे जो कि सेम ग्रुप में ही प्रेजेंट थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक का बोरोन था, ठीक है, या हमें पता नहीं था, इसको बोरोन कर दिया था इन्होंने, ठीक है। अब बेटा क्या कहते हैं, स्कैनेडियम है, ठीक है, स्कैनेडियम है एक बोरोन को, जिसे मतलब बोरोन है उसे स्कैनेडियम भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने ये गलती करी थी, मतलब पहले ही नाम रख दिया इन्होंने, ठीक है। ई का एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, तो इसका एल्यूमिनियम तो था ही था, साथ में इन्होंने नाम क्या रख दिया था, गैलियम। मतलब जो बेटा पता नहीं थे उनको भी इन्होंने लिख डाला था। ई का सिलिकॉन था, ठीक है, ई का सिलिकॉन, या हमें पता है इसका सिलिकॉन होगा, तो इन्होंने पता नाम और भी रख दिया था, जर्मेनियम। क्या रख दिया था, जर्मेनियम, ठीक है, ये रख दिया था इन्होंने। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इन सब के बारे में, पर उन्होंने सोचा इन नेम्स के बारे में कि ये एलिमेंट ले लेते हैं, तो अब इन्होंने भाई गलती करी थी ना, तब हम इन्होंने नाम रख दिए थे इनके। अब आगे देखेंगे होता क्या है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हम नोबल गैस की पोजीशन देखेंगे कि उन्होंने नोबल गैस की पोजीशन बेटा कहाँ रखी थी, क्या करी थी, ठीक है। चलिए तो इसे नोट कीजिए, आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पोजीशन देखते हैं नोबल गैस की कहाँ पे थी। बेटा ये जो गैसेस थी ना, ये डिस्कवर्ड बाद में करी गई थी, बहुत बाद में, अराउंड 1900 ईयर में करी गई थी, ठीक है। तो बिकॉज क्योंकि ये जो थी ना, दे आर वेरी अनरिएक्टिव थी, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं थी, और क्या थी ये इनर्ट और प्रेंट थी, और बहुत ज़्यादा ही इनका कंसंट्रेशन जो था ना एटमॉस्फेयर में बहुत लो था, तो इस वजह से इन गैसेस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जब ये गैसेस डिस्कवर्ड करी गई, इनको एक सेपरेट ग्रुप दिया गया जिसका नाम था जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, जब तक तो ये डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, और बेटा जब डिस्कवर्ड हुई तो इनको नाम दे दिया गया, इनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया नोबल गैस का, जिसको हम जीरो ग्रुप के नाम से जाना करते थे, ठीक है ऑल्सो। अब हम लिमिटेशन देखेंगे कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। लिमिटेशन पोजीशन क्या है, हाइड्रोजन की, आइसोटॉप्स की, ये सब चीज़ अभी हम जानेंगे धीरे धीरे। चलिए तो हम आगे अपना पोजीशन देखते हैं अब, ठीक है। तो अब हम लिमिटेशन में हाइड्रोजन की पोजीशन देखते हैं कि कहाँ है। जो हाइड्रोजन की पोजीशन है बेटा वो असाइंड ही नहीं करी गई है पीरियोडिक टेबल में, could not be assigned, couldn't be assigned in periodic table, ठीक है। हमारे पूरे टेबल में पीरियोडिक में हाइड्रोजन की पोजीशन बेटा असाइन नहीं करी गई है। समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। देन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की बेटा हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इसकी पोजीशन को। अगर बात करें हम आइसोटोप्स की पोजीशन को, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, couldn't be explained। अब आप कहेंगे मैम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा
आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, वो हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं बेटा, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, इसलिए उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इन्वर्टेड पेयर बताऊं मैं एलिमेंट्स के, तो रॉन्ग ऑर्डर एटॉमिक मास जो है सेम कुछ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करा गया है। जैसे आर्गन है, आर्गन का जो एटॉमिक मास है 39.9 है और पोटेशियम से पहले है 39.0 है जो कि। तो एल्यूमिनस पेरिस पेयर्स जो हैं बेटा एलिमेंट्स एमिलस पेयर्स हैं होते हैं, ठीक है। एमिलस पेयर क्या होते हैं, वो जो अरेंज नहीं होते, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम एमिलियस पेयर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एमिलस पेयर्स किन्हें कहते हैं बेटा, किन्हें कहते हैं ये बेटा, एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज, एलिमेंट्स वर not arranged according to their increasing atomic masses, जो वो एलिमेंट जो अरेंज नहीं हो पाते हैं किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास की इंक्रीज होने के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको वही कुछ एलिमेंट्स बताती हूँ जो डिफरेंट ग्रुप में प्लेस्ड हैं। पहला है सिल्वर एंड थैलियम, एग्जांपल है ये, ठीक है। ये जो है क्या है बेटा, ये अरेंज ही नहीं है, इनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ग्रुप में क्या है, प्लेस्ड है। अब हमारा सेकंड कौन सा आता है बेटा, बेरियम एंड लेड। लेड को हम क्या कहते हैं, पी भी मैंने आपको बताया भी था, बेरियम एंड लेड। थर्ड आता है कॉपर एंड मरकरी। ये बेटा डिफरेंट ग्रुप्स में क्या है, प्लेस्ड है, कॉपर एंड व्हाट, मरकरी। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्लेटिनम एंड गोल्ड। इन सभी को क्या करा गया है बेटा, दूसरे अलग ग्रुप्स में रखा गया है। इतनी बात क्लियर है सभी को, यस और नो बताइए जल्दी। अगर क्लियर है तो इसे नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन फिर बेटा डिसिमिलर एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि एक सेम ग्रुप में रखे थे, उन्होंने क्या करा, सिमिलर को, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको तो अलग रखा, पर जो सिमिलर नहीं थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया। जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, डिसिमिलर एलिमेंट्स। क्या करा है ना, सिल्वर एंड गोल्ड डिसिमिलर है, इन्हें सेम ग्रुप में रखा, और ये सब सेम है तो इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया। देन पीरियोडिसिटी होने लगी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लीजिए, इन्हें नोट करिए, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। देन है मेटल हैव नॉट बीन सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मेटल, मेटल जो है सेपरेट नहीं करा गया नॉन मेटल में से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पोजीशन जो है एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की, उसकी कोई भी प्रॉपर पोजीशन नहीं थी ग्रुप 8 की, जो एलिमेंट कंसिस्ट करते थे 3 ट्राइड्स में, ठीक है। कोई भी प्रॉपर पोजीशन उन्हें नहीं दी गई थी। तो ये हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं बेटा, डोबर्नियर ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हमारा फोर्थ वाला आता है जिसको हमने बारे में अब चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हम जल्दी से इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ओके बेटा। चलिए तो बेटा देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है। इन 1930 हेनरी मोसले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर्टी दिखाई थी एलिमेंट्स की, किससे डिटरमाइन की थी, हर उसमें
बट हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर से डिटरमाइन की थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ, इसी से क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। ठीक है, उन्होंने कहा मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा, उन्होंने कहा कि मैं एलिमेंट्स जो हैं उन्हें अरेंज करूंगा एटॉमिक मास से, नहीं एटॉमिक नंबर से। तो फिर एक लॉ आया जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये लॉ क्या कहता है बेटा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उसमें एटॉमिक मास था जो बेटा मेंडलीव ने दिया था पीरियोडिक लॉ। ठीक है, और ये वाला जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है बेटा, ये क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers, इतनी बात क्लियर है। इन्होंने क्या लॉ था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होगी, एटॉमिक मास पे नहीं। पीरियोडिक का बेटा मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना। ठीक है, तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होंगी, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं पीरियोडिक टेबल में? देखो फर्स्ट पीरियड में 2 रो आती है हॉरिजॉन्टल रो, मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 तक काउंट कर रही हूँ, उसके बाद रब करती हूँ 1 2 3। तो बेटा अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट पीरियड में हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में कितने आते हैं? 2 आते हैं बेटा। ठीक है, ये याद रख लीजिए। सेकेंड पीरियड में 8 आते हैं। थर्ड पीरियड में बेटा 8 आते हैं। फोर्थ पीरियड में भी 18 आते हैं। फिफ्थ में भी बेटा 18 आते हैं। सिक्स्थ पीरियड में आपके कितने आते हैं? 32। एंड सेवेंथ पीरियड में भी आपके कितने आते हैं? 32। इतने एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 रोज आती हैं, सेकंड में भी 8 आती हैं, थर्ड में भी 8 आती हैं, फोर्थ में 18 आती हैं, फिफ्थ में भी 18 आती हैं, सिक्स्थ में 32 आती हैं और सेवंथ में भी 32 आती हैं। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, अब वर्टिकल कॉलम्स की बात हो रही है। वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स। ठीक है, कितने ग्रुप्स होते हैं टोटल? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, गैस कीजिए। एकदम सही बेटा, 18 ग्रुप्स होते हैं। इन्हें 2 में क्या कहते हैं, डिवाइड किया जाता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ए जो है बेटा वो क्या होता है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं उसमें। ठीक है, और ग्रुप बी में बेटा कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं आपको कि नहीं? जल्दी बताइए। ऑल राइट, ठीक है, इसे नोट कीजिए बेटा जल्दी से। अब ग्रुप आपको इतनी ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ग्रुप 18 होते हैं और पीरियड्स 7 होते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेटा हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसे और क्या हम कहते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब पता है, इसको हम और के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातर इन दोनों के नाम से जानते हैं, लेकिन हम और भी नेम है जो हम इनमें कह सकते हैं, जैसे कि भॉर, बरी, रंग एंड वेनर। किस किस नाम से बोल सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, भॉर के नाम से, बरी के नाम से एंड बेटा रंग के नाम से। ठीक है, और बेटा वर्नर पीरियोडिक टेबल के नाम से, वर्नर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये 4 नाम है, ज्यादातर 2 ये यूज होते हैं। ठीक है, और मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, मतलब बेटा ये ना एक ही है, भॉर, बरी। ठीक है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट है ना हमारा, और एटॉमिक नंबर है, ये किस पे बेस्ड है, भॉर, बरी। बाकी इन पे तो है ही, बट भॉर, बरी पे ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आपको समझा देती हूँ कि क्या कहता है। तो द एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब जो एलिमेंट अरेंज होंगे जिनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, तो एलिमेंट सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लेस करेगा सेम वर्टिकल कॉलम्स में। मतलब जिनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम वर्टिकल कॉलम्स में प्लेस होंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है। और क्या कहता है कि एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे सेम ग्रुप को, अपने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल में हो जो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। मतलब एलिमेंट्स जो बिलोंग करेंगे सेम ग्रुप को, उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सिमिलर रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गई बात इन सब की मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। अब हम एक चीज की और बात कर लेते हैं, वो क्या है बेटा, बताइए। ये है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स। हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। यहीं पे लेक्चर हमारा लास्ट चल रहा है। ठीक है, तो बेटा इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है ग्रुप्स का, द एलिमेंट प्रेजेंटेड इन ए ग्रुप, जो भी एलिमेंट ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा वो सेपरेट रहेगा और उसमें डेफिनेट गैप होगा एटॉमिक नंबर्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया 8, 8, 18, 18, 32, 32 सब में गैप दिया जाएगा। ठीक है, पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है। सेकंड क्या बोलता है, इसमें 18 इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, और इनके नंबर कहाँ से आएंगे। देखो फर्स्ट तो ये बोलता है, सेकंड बोलता है कि टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 है, तो इनकी जो काउंटेशन होगी वो कहाँ से होगी, 1 to 18 इतने ग्रुप देखे जाएंगे। ठीक है, थर्ड बेटा क्या कहता है कि जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ग्रुप में उनके जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम्स, उनके एटम्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। ठीक है, ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए। अब फोर्थ क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक कि जितने भी एलिमेंट ग्रुप में होंगे उनकी सेम वैलेंस होंगे। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है कि सेम वैलेंस होंगे।
कहता है बेटा कि जो भी एलिमेंट ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उनके पास आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। सिक्स्थ क्या कहता है बेटा? सिक्स्थ कहता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ग्रुप्स में, वो जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वेरी ग्रेजुअली होगी। ठीक है। और सेवंथ क्या कहता है कि बेटा एटॉमिक रेडाई जो होगी ना एलिमेंट्स की, वो ग्रुप में जो प्रेजेंट होगी वो इंक्रीज, नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडाई, एटॉमिक रेडाई जो है ना बेटा, वो इंक्रीज डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ करेगी। समझ में आ गए? ये थे बेटा ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं आपको पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक बताने वाली हूँ, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पीरियड्स की भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा पीरियड का जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 है वो क्या है? बेटा पीरियड का जो कैरेक्टरिस्टिक है नंबर 1 है वो है द ऑल द एलिमेंट जो पीरियड्स में होंगे वो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in a valence shell। सेकेंड जो है बेटा क्या कहेगा कि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे वैलेंस शेल में चेंज होंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज होंगी। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज देन its chemical properties also changed। थर्ड आपका क्या कहता है? एटॉमिक रेडाई जो होगी पीरियड में वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी एटॉमिक रेडाई, डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है बेटा कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट का वो डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक इंक्रीजेस। ठीक है। देन उसके बाद है रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा और ऑक्सीडाइजिंग इंक्रीज होगा। फिफ्थ है आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा बेटा आपका? डिक्रीज होगा और ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। तो बेटा आपके यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है, आगे के लेक्चर हम और करते रहेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हे गाइस, हाउ आर यू? आप सभी ठीक होंगे? ठीक है।
तो हमने बेटा लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप्स एंड पीरियड्स हमने क्या करे थे, डिस्कस करे थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे बढ़ते हैं, कॉइनेज मेटल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज की वीडियो ना बेटा वन शॉट होने वाली है, एक वीडियो चैप्टर कंप्लीट। चाहे ये वीडियो 2 घंटे लंबी चले, 1 घंटे लंबी चले, मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आज की इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। आपका देखना ना देखना आपके ऊपर है, अगर आपको देखनी है तो आप बिल्कुल देखिए, ठीक है। और आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो हम कॉइनेज मेटल के बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कॉइनेज मेटल बेटा क्या होता है, जिससे मेटल बनाते हैं, वो जिससे कॉइन्स बनाते हैं। कॉइनेज मेटल्स आर दोज मेटल्स टू मेक कॉइन्स। क्या बनाते हैं हम, कॉइन्स बनाते हैं बेटा, ठीक है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। ये 3 चीजें, ये और भी चीजें बनती हैं, बट ये इससे हमारे कॉइनेज मेटल से कॉइन्स यही बनते हैं, ठीक है। अब जो 57 से 71 के बीच में बेटा कॉइन्स बनते हैं, 51 to 71 के बीच में जो बनते हैं उनको 57 है गाइस, इट्स मिस्टेक, 57, ठीक है। 57 से 71 के बीच में बेटा जो कॉइन्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंथेनाइट्स। क्या कहते हैं, लैंथेनाइट्स। बेटा ये मत सोचिएगा कि कुछ छूट जाएगा, वन शॉट वीडियो है, फुल चीज होगी, हर एक वर्ड टू वर्ड होगा, ठीक है। बस ये वन शॉट वीडियो आपके कहने की है, बाकी पूरी एक डिटेल होगी, ठीक है। तो और 89 से लेके 103 के बीच में जो कॉइन होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइट्स। 89 से 103 के बीच में बेटा क्या कहेंगे, एक्टिनाइट्स, ठीक है। तो बेटा कई सारे अटेम्प्ट करे गए, साइंटिस्ट ने कई सारे एलिमेंट्स निकाले सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए, तो कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट निकले, ठीक है, जिनका नाम था बेटा, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट निकले थे, जो मेन है बेटा डोबेनियर ट्राइड्स। पहला है डोबेनियर्स ट्राइड्स, ठीक है। सेकंड है बेटा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। थर्ड है बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बेटा ये 3 जो थे, तीनों के तीनों ये जो लॉ थे एलिमेंट क्लासिफाई करे गए थे, ये साइंटिस्ट के नेम पे लिखे गए थे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं बेटा, और फोर्थ एक और था जो अब हमारा चल रहा है, जिसको हम कह रहे हैं बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फोर्थ है ये। पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा। ये आपको दिख गया होगा, ये देखिए, होप सो आपको सब कुछ दिख रहा होगा बेटा पॉजिटिवली, ओके। चलिए तो अब हम सबसे पहले बेटा डोबेनियर के बारे में बात करते हैं कि डोबेनियर ट्राइड्स क्या होता है, ठीक है। तो बेटा डोबेनियर ट्राइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 है डोबेनियर ट्राइड्स। बेटा ये क्या है, 1817 में बेटा, इन 1870 में ये आए थे, ठीक है। इनका फुल नेम था बेटा जोहान वॉल्फगैंग डोबेनियर्स, जोहान वॉल्फगैंग
वेट बता देगा 2 एलिमेंट का, ठीक है। मिडल एलिमेंट 2 एलिमेंट के एटॉमिक वेट बता देगा। इन्होंने ये किया था, पता है क्या किया था, A प्लस C करेंगे बाय 2 करेंगे तो B आ जाएगा। ये मान लीजिए A आपका लिथियम है, ठीक है, A आपका क्या है, लिथियम है। C आपका क्या है, C बेटा आपका है पोटेशियम है, ठीक है। और B जो है बेटा आपका सोडियम है, ठीक है। लिथियम का नंबर क्या होता है 7, पोटेशियम का 39 बाय 2, 39 प्लस 7 46, 46 बाय 2 करेंगे 23 आ जाएगा, जो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है। तो इन्होंने इसको यूज किया था कि A प्लस C बाय 2 करेंगे तो B जो है हमारा वो निकल जाएगा। पहले वाले और आखिरी वाले को जो जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से तो क्या आ जाएगा, हमारा मिडिल वाला आ जाएगा। ये समझाने की कोशिश इन्होंने की थी, ठीक है। तो बेटा अब हम ये पढ़ेंगे कि इनकी अचीवमेंट क्या क्या थी, कि क्या क्या इन्होंने अचीव किया था, ठीक है। तो बेटा इन्होंने क्या क्या अचीव किया था ये देखो आप। फर्स्ट पॉइंट है इनका, जो इनकी सबसे मेन अचीवमेंट थी ना बेटा वो क्या थी, कि इन्होंने रिलेशनशिप बनाई थी। किसके बीच में रिलेशनशिप बनाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक मास। मैं से लिख रहा हूं, पूरा लिखेगा, एलिमेंट और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने क्या बनाया था बेटा, रिलेशन बनाया था। इतनी बात सभी को क्लियर है? से यस ऑन कमेंट सेक्शन, ओके। उन्होंने इनकी मेन अचीवमेंट यही थी कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और एटॉमिक मास के बीच में, ठीक है। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी भाई, जब इनकी कोई अचीवमेंट होंगी तो इनकी लिमिटेशन भी होंगी, यानी ड्रॉबैक भी होगा। तो वो ड्रॉबैक क्या था बेटा, एनीवन गैस? बेटा देखिए वो ड्रॉबैक क्या था, कि उनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने सारे नॉन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे ट्राइड्स में। He can't arrange all elements in triads, ठीक है बेटा। इनका ये जो था मेन अचीवमेंट था। अब इसके बाद क्या करा, सेकंड इसका जो लिमिटेशन आएगा लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड को रिजेक्ट कर दिया गया बेटा। क्यों कर दिया गया, क्योंकि जो बेटा सेम देखो रिजेक्टेड फॉर व्हाट, क्यों करा गया था ये रिजेक्ट, क्योंकि बेटा देखो आयरन FeCO और Ni, इनको इन्होंने एक ग्रुप में कर दिया। Ru Rb और RH, वो सॉरी RH है ये और Pd, ठीक है। इसको और बेटा OS and IR, OS and IR इनको एक में रख दिया, ठीक है। Their atomic mass is same, इनके जो एटॉमिक मास थे बेटा सेम आ रहे थे, तो इनकी क्लासिफिकेशन क्या हो गई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मतलब उनका ट्रायड क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि सबके सेम आ रहे थे भाई एटॉमिक मास। जब सबके सेम आएंगे तो अलग किसका रह जाएगा, सारी एक ही प्रॉपर्टी हो जाएंगी, है ना। तो इस वजह से उनका जो ये क्लासिफिकेशन थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। समझ में आ गया इनका? अब हम सेकंड उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, ये दो लिमिटेशंस थी। अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, हमारा सेकंड लॉ जो है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? ओके। तो बेटा अब हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था कि बेटा ये 1864 में आए थे, ठीक है। कौन से ईयर में आए थे, इन 1864 में आए थे। और इनका फुल नेम क्या था, जॉन
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने सबके एटॉमिक मासेस को इंक्रीज कर दिया। उन्होंने हाइड्रोजन से तो स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्टिंग की थी भाई थोड़ी बहुत, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया एंड थोरियम पे खत्म कर दिया। पहले हमारे में ज्यादा, टोटल 118 एलिमेंट है, पहले इतने नहीं होते थे। इन्होंने ही शुरुआत की थी 56 एलिमेंट। थोरियम हमारा कौन सा था, 56 एलिमेंट था बेटा। उस टाइम पे हमारे 56 एलिमेंट ही होते थे, ठीक है। तो सबसे छोटा मतलब सबसे लोएस्ट मास किसका था, हाइड्रोजन का। सबसे लो था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उस टाइम, ठीक है। इन्होंने सबसे छोटा रखा था और सबसे बड़ा किसका था, थोरियम का, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या प्रॉपर्टी निकाली थी बेटा, उन्होंने प्रॉपर्टी ये निकाली थी, प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट क्यों, क्योंकि जब तक जो नोबल गैसेस हैं ये हमें पता नहीं थी, ठीक है। इन्होंने क्या कही थी, जो प्रॉपर्टी होगी 8 एलिमेंट की वो सिमिलर होगी एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के। इन्होंने म्यूजिकल स्केल में कन्वर्ट किया था, जैसे म्यूजिक में 7 सुर के बाद 8वां रिपीट होता है, जैसे सा रे गा मा पा, यही होती है ना। तो इसमें सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है, यही चीज आ गई। तो 7 सुर के बाद सा दोबारा रिपीट हो रहा है इसमें, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। तो सा इसमें रिपीट हो रहा है। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि 7 एलिमेंट तो बेटा जो 7 एलिमेंट होंगे वो तो डिफरेंट होंगे, बट जो 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ये बात बोल दी इन्होंने। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ओके। अब इसमें बस इतना ही है। अब इनके अचीवमेंट के बारे में देखते हैं कि इन्होंने अचीवमेंट्स क्या करी थी, ठीक है। चलिए तो अब हम अचीवमेंट्स देखते हैं। तो बेटा बताइए इन्होंने अचीवमेंट्स क्या करी थी। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी बेटा किस पे बेस्ड थी, डोबेनियर और इनकी दोनों की ही किस पे थी, एटॉमिक मास पर थी। एटॉमिक मास पर इनकी पूरी कहानी जो थी बेस्ड थी, ठीक है। अब जब एक एलिमेंट आएगा तो दूसरा भी आएगी, तो दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएंगे, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। अब इनकी लिमिटेशन में क्या है, लिमिटेशन का फर्स्ट है बेटा कि पॉइंट कि इनका जो ये लॉ था कि 7 सुर के बाद 8वां सुर रिपीट होता है, ये कब तक कैपेबल रहा, ये लॉ जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक रहा। सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ये लॉ कैपेबल रहा, कैल्शियम के बाद ये लॉ किसी काम का नहीं हुआ। उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट के इक्वल नहीं आ रही थी, ठीक है। ये था इनका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है बेटा, न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट किए थे नेचर में, पर कुछ नए एलिमेंट जो डिस्कवर किए थे वो इसमें फिट नहीं हो पाए थे। कुछ उन्होंने नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए थे जो कि किसमें फिट नहीं हो पाए थे, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया था उसमें कांट बी फिट। इन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद इन्होंने ये बोला है बेटा कि इन्होंने पता क्या करा था, एलिमेंट्स को टेबल में फिट करने के लिए ना इन्होंने एक स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को कर दिया था मिक्सअप। मतलब क्या करा था इन्होंने, न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट्स को एक साथ एडजस्ट कर दिया था एक ही स्लॉट में, ठीक है। यानी जो कार्बन निकल और एक कॉलम
डिफरेंट प्रॉपर्टीज में रख दिया था। क्लोरीन और ब्रोमीन है, इनको अलग में रख दिया था। तो एलिमेंट्स को फिल करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया था, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया था, जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी। क्योंकि भाई उन्होंने बेवकूफी क्या करी थी कि दोनों एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में फिट कर दिया अपने एडजस्ट करने के चक्कर में कि सारे उसमें आ जाए। उन्होंने सब में तो एक ही मिक्स कर दिया। अब इसके बाद आयरन एलिमेंट था जो कि कोबाल्ट और निकल के साथ मिलना था, ठीक है, उसको इन्होंने बहुत दूर कर दिया, मतलब अलग ही रख दिया इनसे। ये जो कोबाल्ट और कार्बन सॉरी कोबाल्ट है बेटा, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल है, इसको फ्लोरीन में घुसा दिया इन्होंने, और आयरन को इन्होंने इस ग्रुप से बहुत ही ज्यादा दूर कर दिया, जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ ऑक्टेट भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद बेटा बारी आती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। न्यूलैंड और डोबेनियर दोनों हमारे हो चुके हैं। अब हमारी बात आती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या था, 18 उसमें। अब कई सारे जब रिजेक्ट हो गए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी कंटिन्यू किया था इस पे रिसर्च करना। तो लास्ट में इनका एक मेन क्रेडिट जो था किसे मिला था, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव लास्ट में इन्होंने क्या किया था बेटा, इसको क्लासिफाई किया था। और इन्होंने पूरे मतलब ये क्या थे, रशियन केमिस्ट थे, ये भी वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ये रशियन केमिस्ट हैं। और इन्होंने बेटा पता है पूरे उन्होंने तो 56 एलिमेंट निकाले थे, इन्होंने 63 नॉन एलिमेंट्स निकाले थे। इन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई थी थोड़ी, उन्होंने तो निकाले ही नहीं थे डोबेनियर ने। फिर उसके बाद न्यूलैंड ने 56 निकाले और लास्ट में इन्होंने मेंडलीव ने 63 नॉन एलिमेंट्स निकाले। इन्होंने काफी अच्छा किया था बाकी उनसे दोनों से। अब इन्होंने पता कंसंट्रेट किस पे किया था, हाइड्रोजन और वाटर पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे इन्होंने कंसंट्रेट करा था, ठीक है, जो कि बहुत ही क्या थे, रिएक्ट एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये रिएक्टेड होते थे। अब जो फॉर्मूला था ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स का, ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का, इन्होंने कैसे ट्रीट किया था, बेसिक प्रॉपर्टी क्लासिफाई एलिमेंट्स, इन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी पे ट्रीट किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। समझ में आ गई बेटा इतनी बात, दोबारा बता देती हूँ। इन्होंने कंसंट्रेशन किया था बेटा किस पे, कंपाउंड जो कि एलिमेंट से फॉर्म हो रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो कि नॉन टू रिएक्ट विद मोस्ट एलिमेंट, कई सारे एलिमेंट से रिएक्ट होता था। जो फॉर्मूला है ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का, वो बेसिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड था बेटा, ट्रीट किया गया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसी पे एक इन्होंने पीरियोडिक लॉ बनाया था मेंडलीव ने। तो बेटा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या कहता है ये बेटा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
पीरियड्स में, तो ये एक केस में रेगुलर इंटरवल में चेंज होती थी, ठीक है। तो इस जो ये चेंज होती थी रेगुलर इंटरवल पे, इस रिपीटिशन को क्या नाम दिया गया? जब ये रिपीट होती थी तो इसको कुछ नाम दिया गया जिसका नाम है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, या फिर एलिमेंट बोले, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसका मेंडलीव लॉ यही कहता है कि बेटा जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वही पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मासेस पे बेस है। अब उन्होंने जो ये रिपीटिशन होता है, यानी पीरियोडिक फंक्शन मतलब रेगुलर इंटरवल, तो रेगुलर इंटरवल पे बेटा जो रिपीटिशन होता है उसको हम रिपीटिशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये क्लियर है? अब इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हमारे ये क्या कहते हैं कि मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स बनाए थे, ठीक है, 63 एलिमेंट्स बनाए थे और उनके एटॉमिक मासेस को भी इन्होंने क्या करा था? इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। तो यही फर्स्ट आपका पॉइंट होगा कि उन्होंने 63 नॉन एलिमेंट्स बनाए थे। उसके बाद उन्होंने सेकंड क्या करा था? जो टेबल है वो वर्टिकल कॉलम्स करेगा, कंटेन, जो टेबल होगा वो वर्टिकल कॉलम्स करेगा, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप्स और पीरियड्स में इन्होंने, मेंडलीव भी एक ऐसे साइंटिस्ट थे बेटा, मतलब यही थे उन दोनों के बाद जिन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या किया था? इस टेबल को कंटेन किया था, ठीक है, पूरा चेंज कर दिया था। अब ग्रुप 8 के अलावा बेटा हर ग्रुप ए और बी ग्रुप में सब डिवाइडेड था, सिर्फ किसे छोड़ के? 8 ग्रुप को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब किस में थे? ए एंड बी ग्रुप में, ठीक है, थे। अब इसके बाद पीरियड 4th 5th 6th किस में डिवाइडेड थे बेटा? 2 सब सीरीज में डिवाइड थे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो एक रेगुलर रिग्रेशन दिखा देती हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट या इंक्रीज टू डिक्रीज। ये एक आपको डिग्रेशन दिखा देता है कि लेफ्ट टू राइट है या फिर इंक्रीज टू डिक्रीज है, ठीक है। किसमें? ये जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट के एक पर्टिकुलर पीरियड्स में जो शो कर देती है हमें रेगुलर ग्रेडेशन। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, क्या कहते हैं, हम इसको पढ़ेंगे अभी आगे, जो कंटिन्यू करते हैं अचीवमेंट, अब इसकी ये सब चीजें हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसे नोट कर लीजिए जो भी है। अब इसके आगे हम अचीवमेंट पढ़ेंगे, फिर करेक्शन करेंगे कि एटॉमिक मासेस में इन्होंने क्या क्या करेक्शन करी थी, ठीक है। तो गाइस देखो अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट से पहले ये जो ऑफ प्रिंसिपल है बेटा, ये क्लियर हो गया सबको? सभी को क्लियर हो गया है? तो बेटा देखो ऑफ ना, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये जो देखो इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, किससे फील्ड रहते हैं? आउटर मोस्ट शेल में करेंगे, जैसे उसमें के एल एम एन शेल बनती थी ना, ऐसे बेटा के शेल, एल शेल,
ये इसका जनरल फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। अब जैसे ग्रुप 1 में देखो, इसमें ना 1 से लेके 7 ग्रुप रहते हैं। कितने ग्रुप रहते हैं बेटा टोटल? 1 से लेके 7, 1 to 7। तो फर्स्ट ग्रुप क्या कहता है? फर्स्ट ग्रुप बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट का एल्कलाई मेटल है। कौन सा है? एल्कलाई मेटल फर्स्ट ग्रुप है, जिसमें हलीना की रब से फरियाद, वही ग्रुप सेम एज इट इज होंगे, बस इनमें बोल दिया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप जो होगा एल्कलाई मेटल हलीना की रब से फरियाद, सेम ग्रुप होंगे, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप क्या होगा? हलीना की रब से फरियाद। समझ में आ गया? अब ऐसे बेटा इसमें ग्रुप 2 होगा एल्कलाई अर्थ मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल जिसे हम वैलेंसी भी उसकी 2 होती है। और हमने क्या बताया था? क्या बताया था बेटा? हमने बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी, यही बताई थी हमने। तो यही होगा, जैसे बेटा है, बेटा का वो होती है 2s होएगा, ठीक है, वैलेंसी 2s है, ठीक। तो 2s स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2s स्क्वायर। फिर बेटा मांगे mg का 3 होता है तो 3s स्क्वायर हो जाएगा, उसका 4s। जो जितने जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से बेटा जो आपके नंबर्स के वो हैं वैलेंसीज में स्क्वायर स्क्वायर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद ये बेटा था आपका कौन सा एलिमेंट था? s ब्लॉक। अब इसके बाद आपका आता है p ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें 36 ग्रुप्स होंगे, ठीक है, 36 होंगे, यही होगा ना कि इसमें 36 नंबर्स होंगे, ठीक है। अब मैं s ब्लॉक p ब्लॉक भी होता है जैसे s होता है, तो s ब्लॉक एलिमेंट आपको क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ी आवाज आ रही होगी आपको, माफी चाहूंगी इसके लिए। चलिए आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अब मैं से अब कर दूं, आगे बढ़ते हैं। हम क्या करना है? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट भी बेटा बहुत अच्छा है, ये सारी ही मजेदार है एकदम टॉपिक्स। हम क्लियर करते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यही सारे ब्लॉक सभी आएंगे, ठीक है। तो बेटा जो पी ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाता है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड विद द p orbital are called p block element। p block element क्या होता है बेटा? The last electron get filled with the p orbital are called p block orbit, ठीक है, या एलिमेंट। p शेल में बेटा कितने ग्रुप्स होते हैं? मैक्सिमम 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6। अब डिवाइड p एलिमेंट को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 6 ग्रुप्स डिवाइड p एलिमेंट, ठीक है। अब बेटा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो n = 2 to 7 होता है, ठीक है। वो 1 to 7 था, ये 2 to 7 है, ठीक है। क्योंकि बेटा ग्रुप आपके कितने ग्रुप आपके 18 है, ठीक है। तो इसमें n = 2 to 7 बोला है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला ये है, इसमें ns और np आता है, ठीक है। क्या आता है? ns एंड np। उसमें क्या था? सिर्फ ns
जिसको हम जीरो ग्रुप के नाम से भी बोलते हैं। ओके देन, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, NS स्क्वायर एंड NP स्क्वायर। इसका NS एंड NP था, इसका NS स्क्वायर एंड NP स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब जैसे इसमें जैसे है कि इनकी एनर्जी लेवल जो है ना बहुत फील्ड रहता है, स्टेबल रहता है एकदम, जैसे ही नेवर अराइव करेंगे जीरो पे रन आउट, ठीक है। तो ये आपका किस एलिमेंट में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट भी बेटा एज इट इज है। देखो इसमें मैंने आपको इतने सारे बता दिए। 18th ग्रुप बेटा जो आपका आता है वो किस में आता है, जीरो ग्रुप में आता है, जिसे हम इनर्ट गैस और नोबल गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपका इनर्ट गैस और नोबल गैस जीरो ग्रुप में होता है। 17 ग्रुप आपका हेलोजेंस होता है, ठीक है, क्लियर। तो अब बेटा बारी किसकी आती है, डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट, तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, वही लास्ट एलिमेंट जो फिल्ड किसमें हो जाता है, फिल्ड अप किसमें होता है, डी ऑर्बिट में। जो डी ऑर्बिट में फिल्ड अप हो जाता है, डी किसमें, ऑर्बिट में, डी ऑर्बिटल में फिल्ड अप, उसे हम क्या कह देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कह देते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो इस अब क्या है, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में लाई करता है, जो डी एलिमेंट, डी ब्लॉक है ना बेटा, डी ब्लॉक ये एस और पी के बीच में लाई करता है, ठीक है, बिटवीन एस एंड पी, इन दोनों के बीच में लाई करता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, जितने भी एलिमेंट हैं बेटा वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स। क्या होते हैं बेटा, सारे मेटल्स होते हैं। समझ में आ गई आपको? ये था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, और कुछ भी नहीं था इसमें। जल्दी से नोट कर लीजिए, समझना हो समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लास्ट एलिमेंट और बचा उसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रब कर दूं। अब बारी है हमारी लास्ट एलिमेंट की। एस हो गया, पी हो गया, एस पी के बीच में डी आता है, डी भी हमारा कवर हो गया। अब हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है बेटा, जिसका नाम क्या है बताइए, एफ एलिमेंट। एफ ब्लॉक का एलिमेंट अभी
बिल्कुल सही, एक्टिनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिनाइड्स। ठीक है, अब उसके बेटा एक्सेप्ट, देखो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव। ये मैं आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता देती हूँ। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, और ये होते हैं बेटा रेडियो एक्टिव। ठीक, एक्सेप्ट, ये इनके कुछ एक्सेप्टेशंस भी होंगे, किसको छोड़ के? प्रोमेथियम को छोड़ के। एक्सेप्ट प्रोमेथियम। ठीक है, ये इसकी एक्सेप्टेशन है। और रेडियो एक्टिव में ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसकी कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं है बेटा, सिर्फ इसकी एक्सेप्टेशन है। प्रोमेथियम को छोड़ के सारे ही नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। प्रोथेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये आपकी किसकी थी? एफ ऑर्बिटल की बात थी बेटा। ये सारी आपको क्लियर हो जाए तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। और इन्हें हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इस ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं बेटा हम रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स। क्लियर है इतनी बात? आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी ईच एंड एवरी पॉइंट। कान खुले रखिएगा, करते टाइम मत लिखिएगा। अब नोट करिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट्स है आपके पास, जल्दी से इसे नोट करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी चीज करनी है बेटा। चलिए, हो गया होगा सबका अभी तक आई थिंक। आप जिसका नहीं हुआ हो बेटा वो रिवाइंड कर ले, स्टॉप कर ले वीडियो को और जब लिखे। ठीक है, अब हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखते हैं इन्हीं की। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी हमारी, क्या होती है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अच्छा, क्या कह रहे हो मैम? इतनी लंबी क्लास क्यों चला दी बेटा? आपका एक बार में खत्म कर रहे हो ना, बार बार से अच्छा क्या है, एक बार कर लेना। तो मैं आपका एक बार में ही कंप्लीट करा रही हूँ। हर एक पॉइंट, हर टॉपिक आपका कवर हो रहा है बस एक वीडियो में। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं बेटा। जो बेटा इस टाइम ट्रेंड में चल रही है ना, वो देखेंगे हम। नंबर 1 है वैलेंसी। ठीक है, क्या है नंबर 1? वैलेंसी पे डिपेंड है, एटॉमिक साइज पे। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है बताइए? थर्ड पॉइंट मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। किस पे डिपेंड है तीसरा? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट है वैलेंसी, सेकंड है एटॉमिक साइज, थर्ड है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फोर्थ है केमिकल रिएक्टिविटी। क्या है बेटा? केमिकल रिएक्टिविटी। फिर क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बेटा नेक्स्ट किस पे डिपेंड है? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा किस पे डिपेंड है? उसके बाद जो बेटा हमारा डिपेंड है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, कि हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी। और लास्ट वीडियो जो हमारा आता है, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
आप इन सभी को नोट कर लीजिए। इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बात होगी। हर चीज के बारे में, हर टॉपिक के बारे में बात होगी। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये सब बेटा ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड वाला बेटा वो वाला मतलब मत समझ लेना ट्रेंड की, बेटा हम ट्रेंड में चल रहे हैं या ये ट्रेंड में। इंस्टाग्राम या उसका ट्रेंडिंग नहीं है। इसमें ट्रेंड का मतलब है बेटा पीरियड्स और ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है, ठीक है। क्या ज्यादा ट्रेंड है पीरियड्स में और ग्रुप्स में, तो ये अभी हम बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने? तो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। May I run this? Okay. तो अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी कैसे लाएं बेटा? तो जो रेगुलर ग्रेडेशन होता है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, और उनका जो रिपीटिशन होता है रेगुलर इंटरवल पे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। क्या कहने का मतलब है? जो मतलब हमारा रेगुलर ग्रेडेशन है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज के अंदर हो रहा है। रिपीटिशन जो है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। समझ में आई इतनी बात? क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ग्रुप्स में क्या होता है बेटा? जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या रहती हैं? सेम रहती हैं और पीरियड्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और पीरियड्स में जो है ये लेफ्ट, सॉरी बेटा ये मेरी मिस्टेक है। ये जो है ये पीरियड नहीं है यहाँ पे ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप्स में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं। और पीरियड्स में जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एंड टॉप ऑफ बॉटम आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एंड टॉप ऑफ बॉटम आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ये इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी। कोई पेन मत चलाइएगा बेटा जब तक मैं समझा रही हूँ। मेरे वर्ड्स को समझिए, उसके बाद इन्हें नोट करिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना समझा दिया, ठीक। तो अब मुझे कोई इतना बता सकता है कि वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वैलेंसी आपने पढ़ा होगा खूब, आप दिन रात इसके क्वेश्चन भी करते होंगे, ठीक है। वैलेंसी होता क्या है बेटा? कोई कहेगा मैम रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेशन होता है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन होती है? चलिए पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम वैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। जल्दी कीजिए। चलिए अब वैलेंसी को हमने डिफाइन करते हैं कि क्या होता है वैलेंसी।
ठीक है। अब हम वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे करें, कोई पूछा मैम वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे करें, समझ नहीं आता, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, ये क्या है बेटा, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या करें, कैसे करेंगे, वैलेंसी को कैलकुलेट करने के यूज में ये आती है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे लिथियम है बेटा, ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो जब हम 3 इसके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना हम जब 3 की, तो हमें क्या मिलती है, 2 और 1 मिलती है। ठीक है, अब हम एटॉमिक रेडियस देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। बेटा एटॉमिक रेडियस जो है, कई सारे कंसेप्ट हैं जो प्रपोज करे गए हैं एटॉमिक रेडियस पे। ठीक है, जैसे ये आपकी शेल है, तो ये जो चीज है ये आपके एटॉमिक रेडियस में आएगी, न्यूक्लियस में जो है। ठीक है, ये चीज है। ठीक, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कोवेलेंट रेडियस, इसमें सारी रेडियस आती है, इसकी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए, उसके बाद में आपको इसके बारे में समझाती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी, हम आपको इसको कंप्लीट करना है ना, तो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। बेटा देखो 4 तरीके की जो है रेडियस है, पहली है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, फिर है वैन डेर वाल्स रेडियस, पहली कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, उसके बाद हमारी जो बेटा आती है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वॉल्फ वाली रेडियस है हमारी। ठीक है, एक हमारी आती है बेटा आयोनिक रेडियस भी आती है। ठीक है, तो बी जो है हमारी वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, सी वाली बेटा हमारी कौन सी आती है, क्रिस्टल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। कौन सी है, क्रिस्टल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। डी जो है बेटा आयोनिक रेडियस होती है हमारी। ठीक है, ये 4 तरीके की आपकी रेडियस होती हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के अंदर ही ठीक आती है ये सब। तो बेटा जो ये थोड़ी आप आवाज आ रही क्रिएट हो रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, आप उसे इग्नोर करें और थोड़ी ये समझें। ठीक है, ये थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, ये एक्चुअली यहाँ पे वर्क हो रहा है, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस आपको क्लियर है, ये सारी चीजें इतनी आपको, अब इसके आगे हम देख, अब ना बेटा एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एटॉमिक साइज जो है बेटा क्या होता है, उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बताइए। रेडियस, उसकी एटम जो की जो रेडियस है ना, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं इसे, मतलब मैं आपको यहीं पे इसे बता दूं एटॉमिक साइज को। तो बेटा एटॉमिक साइज में जो है, एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट जो है वो एक्सप्रेस करा जाएगा उसकी एटम की रेडियस से। हाउ टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस टू व्हाट, रेडियस ऑफ एन एटम। इतना क्लियर है। ठीक है,
जैसे कि एटॉमिक रेडियस मैंने आपको एग्जांपल दिया है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आइसोलेटेड एटम होते हैं, जिसे हम एटॉम रे बोलते हैं, एटॉम रे। ठीक है, मतलब क्या बोला इन्होंने बेटा कि जो आपके क्या कहते हैं न्यूक्लियस से लेके, ये न्यूक्लियस है, इससे लेके ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ तक लेके जो ये रेडियस है कंटेन करती हैं, ये आइसोलेटेड एटम होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एटॉमरा, एटॉम रे, एटॉमिक रेडियस को एटॉम रे। ठीक है, तो एटॉमिक साइज को बेटा हम एंगस्ट्रॉम्स और पाइकोमीटर्स में क्या करते हैं, बेटा एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, एंगस्ट्रॉम और पाइकोमीटर्स, किस में करते हैं बेटा एक्सप्रेस, एंगस्ट्रॉम एंड एम जिसको बोल देंगे हम, और पाइकोमीटर्स, पीएम बोल देंगे इसको हम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे 1 ए में 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किसमें, 1 ए में कितने होते हैं, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो 10 टू द पावर 10 मीटर, क्या बोल सकते हो इसको, 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, इसे आप ऐसा बोल सकते हो, माइनस लग जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, और 1 पीएम में बेटा 10 टू द पावर -12 पीएम होते हैं, किसमें, 1 पीएम में 10 टू द पावर -12 पीएम होते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को, से यस और नो। मीटर में, यहाँ पे मीटर आएगा, सॉरी बेटा, 1 पीएम में 10 टू द पावर -12 मीटर होते हैं। ठीक है, इतना आप सब लोग नोट कर लीजिए। अगर एटॉमिक साइज की किसी को लिखनी है डेफिनेशन तो लिख सकता है, द एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द रेडियस ऑफ एन एटम, दैट इज एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड एटॉमरा। एटॉमिक साइज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम एंड पाइकोमीटर। यहाँ पे बेटा ये एंगस्ट्रॉम एम नहीं है, सिर्फ ए से डिनोट किया गया है, यहाँ पे पीएम से किया गया है। ठीक है, अब आप इसे जल्दी से कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं एटॉमिक साइज की पीरियड में कैसे रेडिएशन होती है, मतलब कैसे वेरिएशन होती है। तो ये लेफ्ट से राइट में चलता है पीरियड में, और एटॉमिक रेडियाई जो होती है इसकी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। कितने आपको क्लियर है? और लेफ्ट टू राइट चलता ही चलता है। अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ना ये नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, डाउन, मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, और बेटा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना वो भी
अभी हमने इसके बारे में बात करी थी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जब एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा किसके बीच का, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो ये इंक्रीज होगा, है ना। जो फोर्स है इंक्रीज द एट्रैक्टिव फोर्स, किसका फोर्स, किसके बीच का फोर्स हम क्या कहते हैं इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियस
ठीक है। तो आयंस डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं व्हिच हैव, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बट डिफरेंट एलिमेंट, जिनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो होते हैं बट मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जो होती है ना न्यूक्लियर चार्ज की वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको? तो अब देखो इसमें बेटा जो साइज जो कैसे आयंस है ना डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो सेम होंगे, पर जो बेटा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा किसका, न्यूक्लियर चार्ज का, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोआयोनिक आयंस। ठीक है, और जब ये डिक्रीज होंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये थी हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की बात। अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मेटेलिक है नॉन मेटेलिक, इसके बारे में तो बस इतनी ही बात थी, ज्यादा कुछ नहीं था। मेटेलिक है नॉन मेटेलिक क्या है बेटा, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है आउटर मोस्ट शेल में एटम के, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। और जिसमें 1 और 2 और 3 मेटल जो है वो वैलेंस शेल में होते हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को खो देने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। मेटेलिक एलिमेंट हम किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है अपनी आउटर मोस्ट शेल में से। ठीक है, 1, 2 या 3 वैलेंस शेल अपने स्ट्रॉन्ग के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी किस चीज की होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या होगी, गेन इलेक्ट्रॉन्स, यही है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इसमें 4 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बेटा क्या करेंगे, उनके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसमें कहेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? अब देखो नॉन मेटेलिक को हम पीरियड में देखेंगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक इंक्रीज होता है। ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट चलेगा पीरियड में, क्यों, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस शेल पे जो है इंक्रीज होगा। ठीक, और उसके पास लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स को टेंडेंसी होगी तो वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये मान लो Li और Be एक मेटल है
इंक्रीज क्या होता है। बस बेटा ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। बोर हो गए, हो जाओ थोड़ा। रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है मेटल की, सुनिए बेटा ध्यान से, कोई लिखेगा मत, मैं डेफिनेशन बोलती हूँ उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगी, ठीक है। कोई भी लिखेगा नहीं, मेरे साथ साथ सुनेंगे और सब रिपीट करेंगे। द केमिकल रिएक्टिविटी, बोलो, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजिंग on move down the group in a table. It is due to the fact that the chemical reactivity of metal depend upon their tendency to lose electrons. Increases due to increase in atomic size, the reactivity series increasing. मतलब जो केमिकल रिएक्टिविटी है मेटल की वो इंक्रीज मूव डाउन द ग्रुप के जो टेबल में ग्रुप है नीचे होगी जब इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है मेटल का वो किस पे डिपेंड है, उसकी टेंडेंसी पे। क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन्स को खो देने की। इंक्रीज कब होगा? जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी सीरीज भी बेटा इंक्रीज होगी। ये समझ में आया? अब इन्होंने जैसे यहाँ पे बोला है ये केमिकल रिएक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज होगा, ये बीच का पार्ट है, यहाँ केमिकल रिएक्टिविटी है, यहाँ इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे डिक्रीज है और यहाँ बीच में इंक्रीज है तो यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। यहाँ इंक्रीज है और यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज इंक्रीज है तो भी इंक्रीज ही होगा। समझ में आ गई? जो बेटा इसमें Na सोडियम जो होते 3 पीरियड है, 3 पीरियड, 3rd पीरियड में, ठीक है, वेरी रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है वो वेरी रिएक्टिव, बीच में लीस्ट और नीचे वेरी, ठीक है। अब ऑक्साइड जो है मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल है ना, बेसिक होते हैं नेचर में और नॉन मेटल एसिडिक होते हैं नेचर में। और पीरियड्स में जो है नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है वो बेसिक से एसिडिक में होते हैं। और ऑक्साइड डाउन वाला ग्रुप, नेचर ऑफ ऑक्साइड ग्रुप में कैसे होते हैं? अगर हम ग्रुप में बात करें तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। लीस्ट बेसिक होता है फिर मोस्ट बेसिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी को पता आइडिया है बेटा? इतनी बात सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लास्ट अब हम थोड़ा सा टॉपिक रह गया बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई लिखेगा नहीं, मैं इसका पहले इंग्लिश बताऊंगी फिर हिंदी बताऊंगी, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अगर सुनिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख लीजिए, चलिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an isolated natural gaseous atom to remove its most loosely bound valence electron is called ionization energy। क्या कह रहा है सुनिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आइसोलेटेड में रिक्वायर होती है, नेचुरल गैसियस एटम है वो उसे रिमूव कर देता है उसके लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। पीरियड में जो है ये जो एनर्जी है इन पीरियड में ये क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और ग्रुप्स में बेटा जो ग्रुप्स हैं उसमें क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ये दो पॉइंट क्लियर है?
ठीक है, तो बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। अब एक बार और सुन लो कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आइसोलेटेड नेचुरल गैसियस एटम से बनती है, किसे उसके बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है यहीं पे देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, एक एलिमेंट है, वो रिलेटिव टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट उस पर डिपेंड है, ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ, ठीक है। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एन एलिमेंट इज डिफाइंड as the relative tendency or ability of the element of the atom of an element present in a molecule to attract the shared electron pair toward itself. The electronegativity of an element is affected by its atomic number and the distance at which its valence electron from the charged nucleus. The electronegativity more an atom or a group attract electrons toward itself, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, जो एटम ऑफ एन एलिमेंट है मॉलिक्यूलर, उसमें शेयर करता है अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एलिमेंट की वो अफेक्ट होती है उसके एटॉमिक नंबर से और डिस्टेंस से, जिसमें वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चार्ज हो रहा है न्यूक्लियस। तो जो बेटा ग्रुप ऑफ एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसे हम एटम और ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं, उसे अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। अब पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, रिजल्ट में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अट्रैक्ट करता है और तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। डाउन अ ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, तो न्यू शेल जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का वो इंक्रीज होता है, और जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल में वो डिक्रीज होता है, ठीक है बेटा। अब आपको मैं क्या बतानी है, फैक्टर बताती हूँ जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो क्या है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। बेटा ये जो है एनर्जी चेंज हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम, ठीक है। पीरियड में जो है इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जो सेकंड पीरियड में एलिमेंट है वो लोअर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनके थर्ड पीरियड से कम होती है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 होते हैं और ये 7 होते हैं, इतनी बात आप सभी को पता है। तो इसी पे बेटा आपका जो ये पॉइंट है, ये चैप्टर है, यहाँ पे ही खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो है हम अपने ये केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास की वीडियो 11th की स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 जुलाई से, ठीक है। सो थैंक यू, bye bye guys, have a nice day.